हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो भारतीय भूगोल में भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें और मानसून। ठीक है, भारत का मानसून क्या है, चक्रवात, कौन कौन से तूफान आते हैं भारत में। ठीक है, सब हम इनके बारे में संपूर्ण रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। और आप हमारा ये सेशन पूरा देखिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, भारत की बहुत प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि एक खारे पानी की झील है, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। ठीक है, लंबाई इसकी 29 किलोमीटर है, चौड़ाई 132 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इनके बारे में हम संपूर्ण रूप से, जैसे कि हमीर हमीरसर झील देख लेते हैं। ठीक है, रेणुका झील है। ठीक है, और जी नौको झील, ये बहुत सी झीलें हैं बहुत। ठीक है, और इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आगे लेंगे। और आपको बता दूं, ये है पेट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं भारत की झीलें के बारे में। भारत की झीलें। देखिए, जो भारत की अगर हम झीलें देखें तो जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। अगर परिभाषा आपको बताएं, वैसे तो परिभाषा पूछनी नहीं आती, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। ठीक है, देखिए अजमेर में, अगर अजमेर में जो स्थित झील है और उसको हम देखते हैं, इस कौन सी झील है, राजस्थान की प्रमुख झीलें जो हैं वो कैसे कैसे बैठी हुई हैं। देखो, एक तो पुष्कर झील है। ठीक है, पुष्कर झील जो है ये कृत्रिम झील है। ठीक है, स्थित कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। निर्माण इसका 12वीं सदी में इसका निर्माण हो गया था। और एक इसकी विशेषता यह है कि ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और अगर हम देखें राजसमंद झील, ये भी एक कृत्रिम झील है, लेकिन स्थित कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, और अन्य झीलें जैसे कि डिडवाना, उदय सागर आदि, ये अन्य झीलें हैं राजस्थान की। और एक नक्की झील, देखिए नक्की झील को अगर हम देखें, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, लेकिन स्थित है माउंट आबू पे। माउंट आबू पे ये स्थित है। आकृति कटोर और कटोरे नुमा इसकी आकृति है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई राजस्थान में वह झील जिसकी कटोरे नुमा आकृति है, तो वह कौन सी है, माउंट आबू पे स्थित नक्की झील है। चलिए फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर हम देखें, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उसकी प्रमुख झील एक डल झील है। देखिए, स्थित कहाँ है, श्रीनगर में, और मीठे पानी की ये झील है। भारत में मीठे पानी की झील डल झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर एक है बुलर झील। बुलर झील को अगर हम देखें तो ये झेलम नदी पर, कहाँ पे है, ये झेलम नदी पर है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह है, कौन सी, बुलर झील है। एक प्रकार की गोखुर झील है ये, एक प्रकार की गोखुर भी झील है। चलिए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो झीलों से पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, तो पुलिकट झील। ठीक है, अब पूछ लेगा डायरेक्टली क्वेश्चन कि भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील तो कौन सी है, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील तो वो है, कौन सी है, कोरेलू झील है। ठीक है, और केरल में अंतरराष्ट्रीय महत्व आर्द्रता भूमि से संबंधित, ठीक है, अष्टमुडी झील, कौन सी है वो, अष्टमुडी झील है। चलिए फ्रेंड, और फिर देखते हैं हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित हुसैन सागर झील एवं उस्मान सागर, ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, हुसैन सागर, ये बहुत ज्यादा पूछा था और बहुत ज्यादा ये विगत जो पीछे परीक्षाएं हुई उसमें बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अब तो तेलंगाना भी एक राज्य हो गया। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य, और जैसे कि श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है पुलिकट झील को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। हरियाणा राज्य में स्थित है, कौन सी है, सूरज कुंड झील, हरियाणा राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन सी झील है, घेपन झील है। ठीक है, घेपन झील। फिर देखते हैं तमिलनाडु राज्य के डिडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी है भैया, कोडाई कनाल झील, कौन सी, कोडाई कनाल झील। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख और ज्यादा जो और प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि फुलहर झील है। ठीक है, स्थित कहाँ पे है, पीलीभीत में है, और है कहाँ, गोमती नदी का। ठीक है, गोमती नदी के तट ये है। और एक जो है आंचर झील, ठीक है, अंचार झील है। एक पुलिकट झील है, स्थित कोरोमंडल तट पर है। विजेता कोरोमंडल तट पर स्थित झील पुलिकट झील है। ठीक है, और विशेषता यह है कि खारे पानी की लैगून झील है ये।
ठीक है, खारे पानी की लैगून झील है। संबंधित राज्य जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु इससे संबंधित है। चलिए फ्रेंड और देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं रूपकुंड झील। ठीक है, रूपकुंड झील को अगर हम देखें तो इसका अन्य नाम जो है रहस्यमय झील। कौन सा? रहस्यमय झील इसका अन्य नाम है। विशेषता यह है एक प्रकार की हिम झील है, मतलब हिम मतलब कि बर्फ वाली हिमनद झील है ये। ठीक है, और देखें हम पोरियार झील। ठीक है, पेरियार झील को अगर हम देखें तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील को भी देखें तो कोट्यम, अलपुझा एवं एर्नाकुलम जिले के समीप केरल में ये स्थित है। ठीक है, फिर अष्टमुड़ी झील को अगर देखें तो यह कोलम जिला केरल में स्थित है। तो केरल में कितनी झीलें हो गई? ठीक है, एक, दो, तीन, तीन झीलें केरल में हो गई हैं। फिर हम देखते हैं लोकटक झील। देखिए लोकटक झील को हम देखें तो इसकी विशेषता यह है ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील लोकटक झील है। ठीक है, संबंधित पार्क देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पार्क। ठीक है, लोकटक झील से संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड कहाँ पे स्थित है ये? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ये स्थित है। कौन सी? लोकटक झील है। और संबंधित पार्क जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे? मणिपुर में स्थित। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगली झीलों के बारे में। देखिए अब हम देख लेते हैं भारत का मानसून। देखिए झील जो है यही संपूर्ण झील है भारत में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है और यही आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम आगे भारतीय मानसून के विशिष्ट तथ्य और देख लेते हैं कैसे कैसे भारतीय मानसून का कैसे कैसे होता है स्टार्ट। देखिए अगर हम देखें वायु की आर्द्रता का उत्तर दिशा की ओर बहाव स्टार्ट हो जाता है हिंद महासागर से। ठीक है, देखते हैं ना। फिर क्या होता है कि इसका दक्कन का पठार जो है हमारे दक्कन के पठार पे जाके वायु का आरोहण, ठंड होना मतलब बादल का निर्माण। इसका जो ठंडा हो जाता है ऊपर चल के भाव होता है ठंडा और वहां पे उसका बादल का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है बादल की इससे वर्षा हो जाती है। ठीक है, ये बादल फिर यहाँ पे बादल चले जाते हैं, फिर यहाँ पे चले जाते हैं बादल हिमालय पर्वत से थोड़े से होके। फिर यहाँ पे क्या है तिब्बत के पठार। ठीक है, ये मध्य एशिया, फिर गर्म तल, फिर उड़ जाता, फिर बारिश हो जाती है। ये ऐसे इसका प्रोसेस चलता रहता है। देखिए और हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। देखिए अब देखते हैं भारत के बारे में। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में, मैंने आपको भी बताया था। और ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा उत्क्रमण हो जाता है मानसून जलवायु से। ठीक है, मानसून की जलवायु से। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो वह अरबी भाषा के ठीक है मौसम शब्द से हुई है। पूछ लेता डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाले देश का एक उदाहरण है भारत। याद रखना भारत में कैसा मानसून होता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है, और हम देखें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ठीक है, पूर्वी हिमालय और मेघालय ये सबसे ज्यादा। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ठीक है करने वाले। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ये देखिए सब ये मेघालय वगैरह इतना कवर कर लेता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ठीक, और अगर हम देखें मैंने अभी आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण पश्चिम मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ठीक है कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय मेघालय क्या होते हैं? वर्षा अधिक प्राप्त करते हैं। और देखें भारत में सुनामी वार्निंग का सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। मैंने आपको भी बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। कहाँ? भारत में होती है। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है शीतकाल में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? सामान्य दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। लेकिन अगर हम शीतकाल ठंड में देखें तो वह दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को। भारत में मानसून का ठीक है प्रत्यावर्तन शुरू होता है सितंबर के महीने से प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। और भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है कोरोमंडल तट पर। ठीक है, मालाबार तट पर, सॉरी मालाबार तट पर। ठीक है, और भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में जो है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, चलिए
आगे बढ़ते हैं। और भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण ठीक है, वहां जिस कारण वहां पर विकसित हो जाता है क्या, निम्न वायुदाब वहां पर विकसित हो जाता है, ठीक है। और हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु के में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि बना रहता है उच्च वायुदाब बना रहता है, ठीक है। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इसके अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे कहते हैं मानसून मानसून का विच्छेद कहते हैं, इसे कहते हैं ना, सूखा पड़ गया, तो इसे जो हम मानसून में कहेंगे, तो मानसून में उसे कहेंगे मानसून का विच्छेद हो गया, ठीक है। और देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ठीक है, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में देश अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व से, ठीक है, दक्षिण पूर्व और पूर्व से कहाँ होती है, गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। फिर हम देखें तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60%, ठीक है, होता है उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है, ठीक है। और न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, कौन सा है, मानसीराम, ठीक है, मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला कौन सा है, मानसीराम है, कहाँ, मेघालय में, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाला लेह लद्दाख है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वर्षा को। देखिए वर्षा अगर हम देखें भारत में वर्षा ऋतु, भारत में वर्षा ऋतु को देखें तो सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। और विशेषता यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों का यह प्रवाह होता है, इसके कारण ये होती है। और निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित निम्न वायुदाब को अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित करता है। और विशेष तथ्य यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय, ठीक है, तड़ित झंझावात से के साथ घनघोर वर्षा के रूप में क्या होता है, ये बारिश होती है। और मानसूनी पवनों की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा है, ठीक है। मानसूनी पवनों की अगर हम देखें शाखा जो है, अगर पूछता है कि मानसून जो है कहाँ से उठता है, तो एक तो कहाँ से उठता है, बंगाल की खाड़ी से, और एक अरब सागर की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं भारत में वर्षा संबंधित कुछ तथ्य, वो देख लेते हैं। देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसीराम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 मिलीमीटर वर्षा क्या दर्ज की गई थी। और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, मेघालय है, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में सितंबर के महीने में मानसून की प्रत्यावर्तन, ठीक है, शुरू होने का कारण जो है वो सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, ठीक है, उसे क्या होता है, ITCZ का दक्षिण ओर खिसकना हो, इसका एक कारण है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है वो कितनी है, 100, ठीक है, 1127 मिलीमीटर है, ठीक है। और अगर हम देखें भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जल प्रबंध युक्ति, ठीक है, वर्षा के जल का संचयन है, ठीक है। झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना, ठीक है, क्रियान्वित है, मतलब कब से लागू है, तो वो लगभग 40 जिलों में लागू है, 40 जिलों में लागू। चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा, ठीक है, फुहार, इसे क्या कहते हैं, फुहार कही जाती है, क्या कही जाती है, फुहार, इसे आर्म वर्षा भी कहते हैं। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा लगभग प्राप्त होती है, 3% लगभग प्राप्त होती है। और अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, ठीक है, झंझावित वर्षा, मतलब झंझावती वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भारत में शीतकालीन वर्षा, कि ठंडे में जब वर्षा होती है तो वो कैसे कैसे होती है, तो वर्षा की प्राप्ति जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में अधिक भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ द्वारा होती है, ठीक है। और प्रमुख वर्षा क्षेत्र जो है वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ठंड में जो है वर्षा भी होती है, ठीक है। और उच्च वायुदाब अगर हम देखें तो पश्चिमोत्तर भारत
सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण यह उच्च वायु दाब उठता है। ठीक है, और देखें हम कि भाई पवन प्रवाह जो होता है उत्तर पश्चिम से भारत, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर इसका पवन प्रवाह मतलब हवा चलती है, और भारत में पूर्व तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रवाह से वर्षा होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। मैंने आपको बताया था भूकंप भी पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में, चक्रवात के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं हम प्राकृतिक आपदाएं। देखिए प्राकृतिक आपदाएं को अगर हम देखें तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परावर्तनों के प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ठीक है, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह आदि प्राकृतिक आपदाएं मुख्य उदाहरण हैं। देखिए क्षेत्र को, ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो ये जोन में बटा हुआ है। देखिए इसकी विशेषता होती है, देखिए अल्प तीव्रता में आता है तो मानते हैं कि सेकंड जोन में आया है। ठीक है, मध्य तीव्रता से आएगा तो वो थर्ड जोन में है, ठीक, और गहन तीव्रता से आएगा बहुत ज्यादा तो वो चौथी जोन में आ गया। ठीक है, और अति प्रचंड तीव्रता से जो बिल्कुल एकदम तबाही मचा दे तो हम पांचवें जोन में रखते हैं, 5 जोन में रखते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग जोन है और अलग अलग विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं कि भाई अगर सेकंड जोन में आएगा तो किस तरीके से आएगा उसके, ठीक है, किस किस कारण आएगा, कौन कौन सा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर आता है सेकंड जोन का ज्यादातर। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। देखिए सेकंड जोन का हम देखते हैं तो सेकंड जोन में जो है अगर हम देखते हैं तो क्षेत्र कारक, देखिए क्षेत्र कारक जो है उसे अगर हम देखें तो 0.10 IS कोड के तहत इसका क्षेत्र कारक है। और इसका अगर हम क्षेत्र निर्धारण देखें तो जोन फर्स्ट और जोन सेकंड सम्मिलित क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक ये सबसे कम भूकंप प्रावट, ठीक है, प्रकृति अगर हम इसकी प्रकृति देखें तो सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला, मतलब ये बहुत ज्यादा कम नुकसान करता है ना सेकंड जोन का। ठीक है, और इसके जो कुछ और तथ्य हैं और देख लेते हैं। देखिए अगर इसकी भू क्षेत्र देखें कि भाई ये कहाँ तक आता है, कैसे आता है, तो उसे भू क्षेत्र को देखें तो देश के कुल भू क्षेत्र का 41.4% भाग को ये 4% भाग में आता है पूरे हमारे भू क्षेत्र का। ठीक है, और अगर हम देखें संबंधित क्षेत्र तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है। ठीक है, कौन से सेकंड जोन का भूकंप आता है उसमें, देखिए ज्यादा तबाही नहीं करता। ठीक है, और कर्नाटक पठार का प्रायद्वीपीय पठार अर्थात सेकंड जोन के अंतर्गत ये भी कर्नाटक का पठार भी आता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए और हम देख लेते हैं थर्ड जोन में, थर्ड जोन का क्षेत्र कारक। देखिए थर्ड जोन का क्षेत्र कारक देखें तो वो 0.18 IS कोड के तहत आता है। और संबंधित क्षेत्र इसका देखते हैं तो लक्षद्वीप, ठीक है, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भारत का ट्रांजिट क्षेत्र, ठीक है, लखनऊ, लखनऊ को सहित गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी भाग में भारत के आता है ज्यादातर चीज। और ठीक है फ्रेंड, और इसका भू क्षेत्र देखें हम, इसका अगर हम भू क्षेत्र देखें तो देश के कुल क्षेत्र का 30% मतलब 30.4 मतलब 30.4% भाग ये लगभग कुल भाग में आता है, कितने हमारे भारत के। ठीक है, अगर हम देखते हैं अब, ठीक है, आप चौथा जोन देख लेते हैं। चौथे जोन में, ठीक है, अब इसका क्षेत्र चौथे जोन की प्रकृति गहन तीव्रता का क्षेत्र बहुत ज्यादा तेज आता है, और इसका जो कोड होता है ना IS कोड के तहत जो है इसका, तो वो है 0.24। ठीक, IS कोड तहत आता है। संबंधित क्षेत्र दिल्ली में जाता रहता है, दिल्ली के गंगा मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है। शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र, सिक्किम में भी ज्यादातर आता है। और भू क्षेत्र है इसका देश के कुल भाग का 17.3% भाग में ये ज्यादातर आता है। देखिए वरना बहुत ज्यादा तबाही करते हैं। अगर इसी लगा लो जो हमारा सेकंड जोन का है वो तो 40 पॉइंट कुछ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये आता 40 पॉइंट कुछ में तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम उसमें आता है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं 5 जोन को, फिफ्थ जोन को अगर हम देखें, ठीक है, तो फिफ्थ जोन का जो देखते हैं इसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी प्रकृति क्या है, अत्यधिक उच्च की जोखिम क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र कारक इसका 0.36 IS कोड के तहत आता है। संबंधित क्षेत्र इसका हम देखें तो वही जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा, लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड का कुछ भाग में आता है, बिहार के कुछ भाग में आता है, ठीक है, कच्छ के रण में आता है। ठीक, अगर हम देखें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भू क्षेत्र भी आता है। देश के कुल भू क्षेत्र का कितना जी 10.9। देखिए ये भी अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा कम क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए कुछ अगर महत्वपूर्ण हम तथ्य पढ़ें भूकंपों के बारे में तो भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण जो है वो उष्ण पछुआ जेट पवनी है। कौन सी है, उष्ण पछुआ जेट पवनी पूछ लेता डायरेक्टली क्वेश्चन। और भारत में उत्तरी मैदान की शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और भारत में, ठीक है, शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड, चलिए
और हम देख लेते हैं, ठीक है, शीत ऋतु के उच्च वायुमंडल दाब तथा निम्न वायु ताप की जो स्थिति बनती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पृथ्वी चक्रवाती स्थितियां। कौन सी? पृथ्वी चक्रवाती स्थितियां कहते हैं। और भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है हिमालय क्षेत्र में होती है। और भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है, उत्तर दिशा की ओर गतिशील है, ठीक है। और भारत में भू क्षेत्र को भूकंप, ठीक है, प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है, भूकंप से होने की अधिक संभावना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे कि सुनामी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सुनामी भी तो एक आपदा ही है ना, प्राकृतिक आपदा। तो समझेगा तो सुनामी जो है इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। और TSU अर्थ, ठीक है, इसका है हारबाउंड नामी, अर्थ वेव। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र में भूकंप है, ठीक है। और भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी का उद्गर अधिकांश सुनामी का उत्पत्ति का कारण है। जो ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी फटती है उससे, ठीक है, लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी जब फटती है तो उससे भी क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, भूकंप आ जाता है, वो समुद्र भूकंप आता है तो फिर सुनामी आ जाती है, ठीक। चलिए फ्रेंड, और फिर अगर हम देखें समुद्र के अंतः स्थल पर आए भूकंप क्या करते हैं, इसका ये सुनामी आ जाती है उससे। और अन्य नाम जो है इसे कहते हैं हम बंदरगाही लहरें, भूकंपीय समुद्री लहरें। उदाहरण जैसे कि 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत में कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, भारत का कोरोमंडल तट, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगर हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं भारत के मौसम विभाग, विज्ञान विभाग और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी, ठीक। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं भारत के मौसम विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1875 को इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय मैंने आपको 4-5 बार बता दिया, नई दिल्ली 1944 में बन गया था। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी, पूर्व मुख्यालय जो है सर्वप्रथम इसका कोलकाता 1905 में था, अब शिमला में, ठीक है, शिमला में 1928 में, पुणे में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन मैंने 2-3 बार बता दिया, हैदराबाद में है, ठीक है। और चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, ये तीनों आपदाएं इसके पास है। इस क्षेत्र में मतलब उड़ीसा जो राज्य है उसमें क्या भैया, चक्रवात भी आता है, बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, ये प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ क्या है, राज्य है उड़ीसा। और केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित किया बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। देश में पहले आपदा प्रबंधन ठीक है, प्रशिक्षण संस्था की स्थापना जारी रही लातूर के महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड। और भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में आती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और जो परीक्षों, चलिए अब हम देख लेते हैं चक्रवात। चक्रवात में हम देख लेते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं। देखिए चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान क्या होते हैं, ये वायुमंडल में हवाओं के चक्रा के वायुपिंड के कारण ये होते हैं। दिशा इनकी क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। अगर उत्तरी गोलार्ध में आया, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया और शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया था भूगोल, उसमें शुरू में बताया कि देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये है कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये कह रहे हैं कि अगर तूफान आता है चक्रवाती, अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भागेगा, और दक्षिण दिशा में आया है तो घड़ी की सुई की कौन सी दिशा में, सही दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा। और भारत से संबंधित क्षेत्र अरब सागर में चक्रवातों की संख्या कम है, मतलब बहुत कम आता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं लेकिन अरब की खाड़ी में चक्रवात कम आते हैं। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं भूसंकलन, मतलब भूसंकलन समझते हो, हिमालय का टूटना, जो हिमालय टूट जाता है सड़ के, ठीक है, पहाड़ टूट जाता है उसे भूसंकलन कहते हैं। परिभाषा क्या है कि भाई गुरुत्वाकर्षण के प्रावधि चट्टानों तथा मिट्टी का अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, भूसंकलन कहलाता है, टूटना, ठीक है। कारण क्या है, सड़कें, बांध बनाना आदि मानवीय क्रियाकलापों की वृद्धि भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि है। ये कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी सुविधा अनुसार पहाड़ों को काट कर कभी सड़क बना देता है, कभी वहाँ पे बांध बना रहा है, ये बना रहा है, तो वही क्या कारण है, इसके कारण है किसके, भूकंप आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं तो भैया वो उसका भूसंकलन हो जाता है, पहाड़ का, पहाड़ टूट गिर जाता है, जिससे अचानक, अगर अचानक भी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा मौतें भी हो जाती हैं, ठीक है। परिणाम देखिए, परिणाम यह है कि हिमालय क्षेत्र में भूसंकलन की आवृत्ति बारंबारता में वृद्धि हुई है। क्योंकि पहले तो जो हिमालय में क्या होता था कि भूसंकलन कम होता था, लेकिन अगर अब हम देखें तो उसकी जो बारंबारता में वृद्धि होती चली जा रही है, वो ज़्यादातर भूसंकलन हो रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब हम आगे देखें तो हम कल जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे अपना, ठीक है, तो वह पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भारत में मिट्टियों के बारे में,
कि भाई भारत में जो मिट्टी है वे कैसी कैसी मिट्टी है। जैसे ये भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र दिखाएं आपको, तो ये भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ऐसे हम आपको, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, सारी मिट्टियों के बारे में हमको, और भारत की सारी जो महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं सबके बारे में हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठाएं और पैट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।